एक गांव में कृपाल नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी जया के साथ रहता था। वो सुबह उजाला होने से पहले ही नदी के पास जाकर मछलियां पकड़ता और दिन भर में जितनी भी मछलियां हाथ लगती वो शाम को बाजार में बेच आता और जो पैसा मिलते उसी से अपना घर चलाता। कृपाल की आमदनी ज्यादा नहीं थी, ऐसे में जैसे तैसे बस उसके दिन गुजर ही रहे थे, लेकिन बावजूद इसके वो सुख चैन की इस जिंदगी से बहुत संतुष्ट था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी जया काफी लालची किस्म की थी। अरे जया, जरा पानी तो लाना। आ गए आप, पानी वाली बात में पीना। पहले ये बताओ कि आज कमाई कितनी हुई? अरे अरे भाग्यवान, अभी तो आया हूँ, जरा सांस तो लेने दो। अजी सांस तो मुझे पैसा हाथ लगाने के बाद ही आता है, चलो अब दे भी दो। जया, तुम नहीं बदलोगी, ये लो। वैसे आज बहुत वक्त बाद आमदनी बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, लग तो नहीं रहा। इन 4 नोटों को तुम अच्छी कमाई कहते हो? कभी देखा है सुशीला का पति दिन रात मेहनत करता है और बीवी को हर हफ्ते घुमाने ले जाता है, और तो और हर महीने नई नई साड़ी। अरे तुम हो, पता नहीं मेरे नसीब पे भगवान ने क्या ही लिखा है। कृपाल अपनी पत्नी के ताने सुन ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर खूब पैसा कमा कर उसे खुश रखने की कोशिश करता, लेकिन वो कभी उससे खुश नहीं होती। एक सुबह कृपाल मछलियां पकड़ने के लिए उठा, लेकिन उसका शरीर बुखार से तप रहा था। पर पत्नी के डर से उसने जाल उठाया और नदी की तरफ जाने लगा। कुछ देर वो नदी में जाल डाले बैठा रहा, लेकिन उस जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। मायूस कृपाल खाली हाथ ही घर लौट आया। क्या जी, आप खाली हाथ क्यों आ रहे हैं? मछलियां कहाँ हैं? मैं सुबह से मछलियों का जाल नदी में डाले बैठा हूँ, लेकिन आज पता नहीं कोई भी मछली जाल में नहीं फंस रही। आहा, बड़े आए, जाल नदी में डाले बैठा हुआ था। मुझे कुछ नहीं पता, जाओ और अभी कुछ भी करके मछलियां पकड़ कर लाओ। सुनो जया, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं थोड़ा आराम करने के बाद चला जाऊंगा। अच्छा, घर में खाने को कुछ नहीं है और तुम आराम करने की बात कर रहे हो? तुम्हें नहीं जाना तो ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। अरे तुम ठहरो, मैं ही जाता हूँ। पत्नी को इस तरह चिल्लाते देख कृपाल को मजबूरन फिर से मछली पकड़ने जाना पड़ा। बुखार से तपता कृपाल काफी देर तक नदी में जाल डाले बैठा रहा। बहुत देर चुपचाप में एक भी मछली नहीं फंसी तो वो घर लौटने की सोचने लगा, लेकिन तभी उसका जाल भारी हो जाता है। अरे वाह, लगता है काफी बड़ी मछली फंसी है। चलो अच्छा है, पूरे दिन की मेहनत के बाद कुछ तो हाथ आया। कृपाल खुश होकर जाल को तेजी से खींचने लगता है और जैसे ही जाल ऊपर आता है उसमें एक सोने की परतदार मछली फंसी होती है, जिसे कृपाल एकटक निहारने लगता है। अरे वाह, ऐसी मछली तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। बाजार में इसे बेचने जाऊंगा तो काफी अच्छे दाम मिलेंगे। कृपाल खुश होता है और मछली को बेचने के लिए अपने साथ बाजार ले जाता है और जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, मछली ले लो, मछली। कृपाल की आवाज तो हर किसी के कानों में जा रही होती है, लेकिन ना जाने क्यों लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। अरे क्या हुआ, आप सब लोग इतना क्यों हंस रहे हैं? अरे हम बस यही सोच रहे थे कि ये तुम खाली टोकरी में क्या बेच रहे हो। लोगों की ये बात सुनकर कृपाल को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि आज उसके पास एक बड़ी मछली थी, लेकिन फिर भी किसी ने उसे नहीं खरीदा। कृपाल निराश होकर मछली को लेकर घर लौट आता है, जहाँ पत्नी कृपाल के घर आने का इंतजार करती है। अरे वाह, इतनी बड़ी मछली, लेकिन इसको बेचकर क्यों नहीं आए? अरे भाग्यवान, बेचने ही तो गया था, लेकिन पता नहीं क्यों किसी ने भी इस मछली को नहीं खरीदा। कृपाल की बात सुनकर जया उस मछली को हाथ में लेती है और फिर रात के खाने में उसे बनाने की सोचती है। अब जैसे ही जया उस मछली को काटने जाती है, मछली बोल पड़ती है। अरे ये क्या बवाल है, ये मछली बोल सकती है? मुझे नहीं पता, मैंने तो इस मछली को रोज के तालाब से ही लेकर आया हूँ। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मैं उसी तालाब में रहती हूँ, मैं मछली की रानी हूँ। मुझ पर दया करो और मुझे वहीं छोड़ाओ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा वो सब मैं तुम्हें दे दूंगी। अच्छा, जो मैं बोलूंगी वो सब तुम मुझे दोगी? हाँ, मैं वो सब तुम्हें दूंगी।
तो चलो पहले मेरे घर में खूब सारा खाना और राशन भर दो। जया की बात सुनकर मछली जादू से उसके घर में बहुत सारा स्वादिष्ट खाना और खूब सारा राशन भर देती है, जिसके बाद जया उससे अच्छे कपड़े, सोना चांदी और तमाम जेवरात मांगती है। मछली एक बार फिर से जादू करती है और जया की दूसरी इच्छा भी पूरी हो जाती है। देखो, मैंने तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दी। अब तो तुम मुझे उस तालाब में छोड़ाओ। हाँ हाँ, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे तालाब तक पहुंचा देता हूँ। कृपाल मछली को तालाब में छोड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी कृपाल की पत्नी जया बीमारी का बहाना लगाने लगती है। जया नहीं चाहती थी कि इच्छा पूरे करने वाली वो मछली उसके घर से कहीं जाए, ताकि जब भी उसे किसी भी चीज की जरूरत हो वो मछली को कहे और वो पूरी हो जाए। इसीलिए कृपाल को रोकने के लिए वो बीमारी का बहाना लगाने लगती है। वहीं कृपाल भी जया को बीमार देख रुक जाता है और मछली को आश्वासन देता है कि जैसे ही उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी वो उसे तालाब में छोड़ देगा। अब थोड़ी ही देर हुई थी कि जया के मन में फिर से लालच जागने लगता है और वो मछली को फिर से एक और इच्छा कह देती है। ए मछली, देख हमारा घर कितना पुराना हो गया है, जगह जगह से टूट रहा है, तुम इस घर को एक महल में बदल दो। जया की ये इच्छा सुनकर मछली उसके टूटे फूटे घर को एक महल में बदल देती है, जिसे देख जया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके बाद क्या, जया एक के बाद एक इच्छा बोलती है और मछली उसकी हर एक इच्छा पूरी करती चली जाती है। जया की इस हरकत को देखकर कृपाल परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी को समझाने लगता है, लेकिन जया अपने ही पति को महल से बाहर निकाल देती है और साथ ही साथ उस जादुई मछली को कैद कर लेती है। जिसके बाद कृपाल जया की इस बढ़ते लालच को मिट्टी में मिलाने का सोचता है और फिर महल में जाकर अपनी पत्नी से माफी मांगने लगता है। देखा, ये लाखों की शोहरत देखकर तुम्हारे मन में भी लालच आ गया ना, चलो आ जाओ, लेकिन आगे से इस मछली को छोड़ने की बात मत करना। ठीक है, जैसा तुम कहो। कृपाल पहले तो अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी सोने चली जाती है वो मछली को पकड़ता है और उस तालाब में छोड़ आता है। ये मछलियों की रानी, तूने मेरी पत्नी की हर इच्छा पूरी की, लेकिन अब तुम जा रही हो तो जाते जाते मेरी एक इच्छा पूरी करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो। आज तक तुमने मेरी पत्नी को जो कुछ भी दिया वो सब वापस ले लो, क्योंकि इच्छाओं का तो कभी अंत नहीं होता, इससे बस उसका लालच ही बढ़ेगा। तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो। इतना कहते ही मछली पानी में चली जाती है और कृपाल भी घर चला जाता है। कृपाल जैसे ही घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उसी पुराने टूटे फूटे घर में सो रही होती है, लेकिन जैसे ही पत्नी की नींद खुलती है तो वो अपनी गरीबी को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। बहुत समय की बात है, ढोलपुर गांव में एक रणधीर नाम का राजा अपनी पत्नी अलकावती के साथ रहता था। राजा का महल एक खूबसूरत नदी के पास था, जहां से पूरा गांव बहुत ही सुंदर नजर आता था। एक दिन रानी अलकावती महल से बाहर देख रही थी कि तभी उसकी नजर एक मछली बेचने वाली पर पड़ी, जो मछलियों से भरी टोकरी लेकर शहर में उन्हें बेचने जा रही थी। सुनो, जरा ऊपर तो आना। जी रानी साहिबा, अभी आई। अलकावती के बुलाने पर मछुआरन महल में आई और अपनी टोकरी नीचे रख दी। टोकरी के ऊपर एक बहुत ही बड़ी मछली थी। अरे, इतनी बड़ी मछली! ये मछली नर है या मादा? अगर मादा होगी तो मैं ले लूंगी। रानी का इतना कहना था कि मछली जोर से हंसी और टोकरी के नीचे चली गई। अरे, ये क्या था? मछुआरन मछली के हंसने से डर गई और उसने जल्दी से टोकरी उठाई और वहां से चल दी। यह कैसे हो सकता है? क्या कोई मछली हंस भी सकती है? मैंने तो पहली बार किसी मछली को हंसते देखा है। जरूर ये कोई जादुई मछली होगी, पर ये मछली हंस क्यों रही थी? कोई तो रहस्य है इस मछली की हंसी के पीछे। अब जब तक मैं इस बात का पता नहीं लगा लूं, मुझे चैन नहीं आएगा। मछली की हंसी के रहस्य को लेकर अलकावती बहुत परेशान थी। फिर जब शाम को राजा महल में आए तो अलकावती ने मछली की हंसी के बारे में उन्हें बताया। क्या
मछली आपकी बात सुनकर हंसने लगी। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। सो तो है, लेकिन अब मुझे उसकी इस हंसी का रहस्य जानना है। तो आप कुछ भी कीजिए, लेकिन वो मछली क्यों हंसी, इस बात का पता लगाइए। ठीक है, मैं कल सुबह ही इस रहस्य का पता लगाने के लिए घोषणा कर देता हूँ। अगले दिन राजा का दरबार लगता है। राजा अपने सभा में मौजूद सभी सैनिकों और मंत्रियों को ये पूरी बात बताते हैं। अब क्या कोई बता सकता है कि वो मछली क्यों हंसी? थोड़ी देर बाद तक जब कोई कुछ नहीं बोला तो राजा ने अपने वजीर कृपाल से कहा, कृपाल, तुम्हारी बुद्धि पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है, इसलिए मैं ये काम तुम्हें सौंप रहा हूँ। अगले 6 महीने के अंदर वो मछली के हंसने का कारण तुम मुझे पता लगाकर बताओ। लेकिन अगर तुम ऐसा करने में विफल रहे तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। जी 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 राजा साहब, मैं पता लगाता हूँ उस मछली के हंसी का रहस्य। कृपाल उसी दिन से मछली के हंसने का कारण पता लगाने में जुट गया। वो बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों से, जादूगरों से, साधु सन्यासियों से मिलता है और उन सभी से मछली की हंसी का रहस्य पूछता है, पर कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं बता सका। कृपाल इस रहस्य की खोज में दूर दूर तक यात्रा करता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता और ऐसा करते करते पूरे 5 महीने निकल जाते हैं। अब तो कृपाल बस अपनी मृत्यु का इंतजार करने लगता है। चंदू बेटा, मुझे 1 महीने के बाद राजा मरवा देगा और मैं नहीं चाहता कि राजा का क्रोध तुम पर भी उतरे, इसलिए तुम गांव छोड़कर चले जाओ। ये कैसी बातें कर रहे हो पिताजी? मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। बेटा, तुम्हें मेरी कसम है, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। कृपाल समझा बुझाकर चंदू को गांव से बाहर भेज देता है और चंदू दुखी मन से बिना सोचे समझे जो रास्ता मिलता उसी पर चल पड़ता। चलते चलते रास्ते में चंदू को एक किसान मिलता है। मैं अकेला कहाँ तक जाऊंगा? क्यों ना इनके साथ ही चल देता हूँ, 1 से भले 2। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? रास्ता भटक गए हो क्या? बाबा, मंजिल का पता नहीं, जहाँ आप ले चलेंगे वहीं चल लेंगे। किसान चंदू की बात समझ नहीं पाता, लेकिन बिना कुछ कहे वो अपने रास्ते चलते रहता है। थोड़ी देर चलने के बाद, देखिए बाबा, चलते चलते हम दोनों थक गए हैं। ऐसा करते हैं कि आधे रास्ते आप मुझे लेकर चलिए और आधे रास्ते मैं आपको लेकर चलता हूँ। इस तरह से रास्ता आसानी से कट जाएगा। क्या आधे रास्ते यह मुझे लेकर चलेगा और आधे रास्ते मैं? कैसी बेवकूफी की बात है। किसान उसे बिना कोई जवाब दिए फिर से आगे बढ़ता है। थोड़ी देर में वो जंगल में पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगता है। आप यह चाकू लीजिए और जंगल से 2 घोड़े ले आइए, और हाँ, चाकू संभाल कर रखिएगा, बहुत कीमती है। चाकू लेकर मैं जंगल से घोड़े पकड़ लाऊं? यहाँ इस जंगल में घोड़े, या तो यह खुद पागल है या मुझे पागल बना रहा है। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद फिर से दोनों चल पड़ते हैं और कुछ देर बाद दोनों एक खेत में पहुंचते हैं। खेत में पकी हुई फसल कटने के लिए तैयार खड़ी थी। देखो कितनी अच्छी फसल है। हाँ, वह तो है, पर पता नहीं फसल खा ली गई है या बची है। खा ली गई है? क्या मतलब तुम्हारा? देख रहे हो फसल अभी कटी भी नहीं है और तुम कह रहे हो खा ली गई है। आप गुस्सा मत हुए, मैंने तो यूं ही कह दिया। सचमुच में ये पागल है। इतना कहकर वो फिर से अपने सफर पर चल दिए। थोड़ी देर बाद गांव के पास पहुंचकर, तुम मेरे घर चलो, कुछ खा पी कर और आराम करके आगे के सफर पर निकल जाना। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके घर चलकर, लेकिन क्या आपके घर की छत इतनी मजबूत है कि आप मुझे अपने घर ले जा सकें? मैंने तो शराफत के नाते तुम्हें अपने घर पर आने की दावत दी थी,
नहीं आना है तो मत आओ, पर मेरा अपमान तो मत करो। इतना कहकर किसान अपने घर के अंदर चला गया। किसान के गुस्से से तमतमाते हुए चेहरे को देखकर किसान की बेटी इमली बोली, पिताजी क्या बात है, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं आप? अरे बेटा, ये लड़का रास्ते में मेरे साथ हो लिया। रास्ते भर तो उटपटांग बातें करता ही रहा। अब मैं जब शराफत के नाते घर पर आने की दावत दी तो कहता है कि क्या मेरे घर की छत मजबूत है, जैसे इसके ऊपर गिर पड़ेगी। अरे पिताजी, छत कमजोर होने का मतलब है कि आपकी हैसियत ऐसी है कि इनकी खातिरदारी कर सके। अच्छा, ऐसा है क्या? मैंने तो इतनी गहराई से सोचा ही नहीं। किसान ने फिर इमली को रास्ते की सारी बात बताई जो चंदू ने उसे रास्ते भर में कही थी। पिताजी, ये लड़का तो बहुत समझदार और बुद्धिमान लगता है। इसकी हर बात में एक मतलब छिपा है। जब उसने कहा कि आधे रास्ते आप मुझे ले चलें और आधे रास्ते वो आपको, तो उसका मतलब था कि आधे रास्ते आप उसे कोई कहानी सुनाइए और आधे रास्ते वो। इस तरह रास्ता आराम से कट जाएगा और किसी को थकान महसूस नहीं होगी। अच्छा, और घोड़े से क्या मतलब था उसका? घोड़े से उसका मतलब था कि जंगल में लकड़ी की 2 मजबूत टहनियाँ काट कर ले आइए, जो छड़ी का काम करेगी। चलते चलते थक जाने पर छड़ी का सहारा किसी घोड़े से कम नहीं होता। चलो, तुम्हारी सब बातें ठीक है, पर फसल खाली गई है, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था पिताजी कि कहीं किसान ने साहूकार से कर्ज तो नहीं लिया। अगर लिया होगा तो फसल सारी साहूकार उठा ले जाएगा, किसान को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे, यह लड़का तो सचमुच में बहुत अक्लमंद है। मैं उसे अभी घर लेकर आता हूँ। किसान चंदू को लेने जाता है। जब तक पिताजी उस लड़के को यहाँ लाते हैं, मैं उसके खाने का इंतजाम कर देती हूँ। इसी के चलते उसकी परीक्षा भी ले लूंगी। इमली एक थाली में 12 रोटी और कटोरी भरकर खीर और दूध से लबालब भरा हुआ एक जग रख देती है और फिर वो खाना इमली मजदूर को देते हुए कहती है, किशन, पिताजी के साथ एक लड़का आएगा, ये थाली तुम उसको दे देना और कहना कि साल में 12 महीने होते हैं, पूरे चांद की रात और सागर में पानी लबालब भरा है। ठीक है इमली दीदी। मजदूर उस थाली को ले लेता है और इमली के जाने के बाद, अरे यार, ये तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। क्यों न मैं इसमें से थोड़ा खाना खा भी लूं। वैसे भी उस लड़के को क्या पता चलेगा। मजदूर ने थाली से एक रोटी खीर के साथ खा ली और फिर जग में से थोड़ा दूध पी लिया। और जब थोड़ी देर में वो किसान चंदू को लेकर आया तो मजदूर ने वो थाली चंदू के हाथ में पकड़ा दी और इमली का संदेश भी उसे सुनाया। चंदू ने थाली रख ली और मजदूर से कहा, आप अपनी मालकिन को शुक्रिया कहिएगा और कहिएगा कि साल में 11 महीने होते हैं, आधे चांद की रात है और सागर में पानी लबालब नहीं है। मजदूर को कुछ समझ नहीं आया। उसने इमली को आकर चंदू का संदेश जैसे का तैसा सुना दिया। इमली बहुत समझदार थी, इसलिए वो समझ गई कि मजदूर ने ही थाली में से खाना खाया है। ये बात सुनकर उसने जाकर अपने पिता को बताई। यह बात तुम्हें कैसे मालूम पड़ी कि किशन ने थाली में से खाने की चोरी की है? पिताजी, मैंने 12 रोटियां रखी थी, मतलब साल में 12 महीने, कटोरी भर कर खीर रखी थी, यानी पूरे चांद की रात, और सागर में लबालब पानी, मतलब जग दूध से भरा। लेकिन चंदू ने कहलवाया साल में 11 महीने हैं, मतलब रोटी 11, आधे चांद की रात, मतलब कटोरी आधी खाली है, और सागर में पानी कम है, मतलब जग में दूध कम है। वाह वाह, तुम दोनों का जवाब नहीं। चलो मैं तुम्हें उस जवान से मिलाता हूँ। किसान इमली को चंदू से मिलाता है और तब चंदू इमली को
अपने पिता के बारे में बताता है और उस मछली की हंसी के बारे में भी। अगर जल्दी ही मछली की हंसी का रहस्य नहीं सुलझा तो मेरे पिताजी की जान चली जाएगी। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? अरे बस इतनी सी बात, चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ और मछली के हंसने का रहस्य मैं राजा को ही बताऊंगी। चंदू इमली के साथ उसी वक्त अपने गांव की तरफ चल दिया। गांव पहुंचकर चंदू सबसे पहले अपने घर गया। क्यों आ गए बेटा? मैंने तुम्हें आने से मना किया था। पिताजी, अब आपकी चिंता खत्म हुई। ये है इमली, ये मछली की हंसी का रहस्य समझ गई है। अब आप हमारे साथ फौरन राजा के पास चलिए। इतना कहकर चंदू कृपाल और इमली को महल की ओर लेकर जाता है और महल पहुंचकर, क्यों कृपाल, क्या तुम्हें मछली की हंसी का रहस्य पता चल गया है? हाँ महाराज, इसका उत्तर यह लड़की आपको देगी। महाराज, आपके महल में एक पुरुष स्त्री के भेष में रहता है। ये बात उस मछली को पता थी और यही उसकी हंसी का रहस्य भी था। असंभव, हमारे महल में पुरुष, वो भी स्त्री की भेष में? हाँ महाराज, और इसका फैसला भी अभी हो जाएगा। वो कैसे? महाराज, आप बाहर मैदान में एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाइए और फिर महल की सारी दासियों को उस गड्ढे को कूदकर पार करने के लिए कहिए। राजा ने इमली की बात को गंभीरता से लिया और वैसा ही किया, लेकिन कोई भी दासी उस गड्ढे को पार नहीं कर सकी सिवाय एक दासी के। महाराज, ये है वो जो असल में एक पुरुष है। पकड़ लो इसे। असल में वो एक चोर था और राजा के महल में चोरी करने के इरादे से रह रहा था, जिसे पकड़वाकर राजा ने कारागार में डलवा दिया। राजा ने बहुत सारा धन दौलत इमली को दे दिया और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की।